नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं हमेशा की तरह आज के विचारों के साथ। आज की शुरुआत, जीवन में 3 चीज़ों को कभी भी छुपाकर नहीं रखा जा सकता, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्र। सूर्य की तरह आपको चमकना है, चंद्रमा की तरह आपके अंदर एक शीतलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और अपनी उस चमक का कभी भी अहम नहीं होना चाहिए। और एक सत्य ऐसी चीज़ है, सूर्य भी सत्य है, चंद्रमा भी सत्य है, ये कभी भी छिपाकर नहीं रखे जा सकते। आगे की शुरुआत आप सभी को एक जानकारी के साथ कि जो एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, 80 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। ये लगातार अपडेट्स हो रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इसको हम 20 मार्च तक, मैक्स टू मैक्स 25 मार्च तक ये पूरी ओवरऑल कंप्लीट करके रख दें और इनको हम लाइव कर दें, यानी आप कोई भी टेस्ट कभी भी दे पाए। हालांकि अभी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये लगातार आपको अपडेट्स मिल रहे हैं। जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आप सभी को देना कंपलसरी है, जरूर दें, क्योंकि इसके बाद 17 या 18 तारीख से आप सभी की 2 क्लासेस और स्टार्ट होने वाली हैं। उसमें से एक टेस्ट डिस्कशन होगा जो कि आपके गौतम सर लेंगे, दूसरी क्लास आपकी एमपी की स्टार्ट होने वाली है। साथ ही आपकी एक क्लास आज से इवनिंग में स्टार्ट होने वाली है जो कि आपकी इकोनॉमी की है और हम इसको 17 तारीख तक ख़त्म कर देंगे। इकोनॉमी के आपके सारे इसमें टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। जैसे ही मुख्य परीक्षा खत्म होगी 17 तारीख को या 16 तारीख को, 17 से आपकी नई क्लासेस 2 से 3 क्लासेस आपकी और प्रारंभ हो जाएंगी, ज्योग्राफी, आपका टेस्ट डिस्कशन और एमपी की। तो ओवरऑल आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, एक क्लास आपकी और चलेगी। तो लगभग हम 6 क्लास का हमारा टारगेट है कि 3 क्लास सुबह, 3 क्लास शाम को आपकी चले। टेस्ट सीरीज 499 की है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्री के नोट्स परचेज करते हैं तो उसके साथ ही आपको फ्री में मिलती है। सबसे पहला प्रश्न आज का, किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है और ये सम्मान हमने अपने एमपीपीएससी परीक्षा की प्री में प्रश्नों में उत्तर दिया है। उनका नाम है अमिताभ घोष। बहुत बड़ा नाम है भारतवर्ष में लेखक के रूप में। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि नीदरलैंड के प्रीमियम इस्मानियम फाउंडेशन द्वारा, जो कि अवार्ड दिया जाता है, इसके द्वारा जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में इनको इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार इनको दिया गया है एक मतलब काल्पनिक कल्पना के लिए दिया गया है, जिसके मतलब इन्होंने जो ये पूरा का पूरा लिखा है, अपना शोध प्रस्तुत किया है, कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उस लेवल पे जाकर के इन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में। और जलवायु परिवर्तन से जो संकट एक तरह से उत्पन्न हो रहा है, उसको इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, एक कल्चरल तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, जिसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। बात करी जाए इरास्मस फाइल पुरस्कार की, तो ये हर वर्ष उस किसी व्यक्ति या संस्था को दिए जाते हैं जो कि एक तरह से आपके मानविकी कला के क्षेत्र में एक अच्छा कार्य करते हैं, एक असाधारण योगदान देते हैं। 1.5 लाख यूरो की राशि दी जाती है और इसको जो दिया जाता है प्रीमियम इरास्मानियम फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसको जो स्थापित किया गया था वो नीदरलैंड के जो प्रिंस थे बर्नहार्ड, इनके द्वारा 1958 में स्थापित किया गया था। नीदरलैंड का बहुत बड़ा सम्मान है ये। अमिताभ घोष कोलकाता में जन्मे हैं, 1956 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड से सामाजिक मनोविज्ञान पे अध्ययन किया था, जो कि आपके मुख्य परीक्षा के सिलेबस में भी है। सामाजिक विज्ञान भी है, मनोविज्ञान भी है, लेकिन इन्होंने सामाजिक मानव विज्ञान पे अध्ययन किया और साथ ही साथ इन्होंने हमारे देश और संयुक्त राज्य अमेरिका में काफ़ी समय बिताया है। बहुत सारी पुस्तकें इनकी फेमस रही हैं और ऐसा नहीं है कि इन्हें यही सम्मान मिला। इसके पहले भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको 2018 में दिया गया था। इनका एक उपन्यास था द शैडो लाइन्स, के लिए इनको ये दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने मास्टेच विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान इनको मिल चुकी है और इनका बहुत बड़ा नाम है। इनकी जो पुस्तकें होती हैं बहुत एक लाइफ चेंजिंग पुस्तकें होती हैं, इन्वायरमेंट पे फोकस होती हैं, कल्चर पे फोकस होती हैं। द अमित घोष, द नाइट मेगास्कार, द हंग्री टाइड, द ग्रेट डिजर्टेंट जैसी बेस्ट सेलर पुस्तक इन्होंने लिखी हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाओं में यदि आप बात करो तो सी ऑफ पपीज, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर नाम की एक पुस्तक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा एक अच्छा प्रश्न है ये, लाचित बोरफुकन की 125 फीट की प्रतिमा का क्या किया गया है, अनावरण किया गया। और ये प्रतिमा जो है असम में लगी है। असम में प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, वहां पर इन्होंने किया है। लेकिन जब आप बात करेंगे अहोम लाचित बरफुकन की, तो ये थे कौन जिनकी इतनी बड़ी प्रतिमा लगाई गई? बहुत लोगों ने इनका पहली बार नाम सुना है और इस प्रतिमा को जो जाना जाएगा
वो शौर्य की प्रतिमा के रूप में जाना जाएगा। देश के अंदर बहुत सारी प्रतिमाएं लग रही हैं, आप एक अलग से पेज बना लें, वहां पे उन प्रतिमा किसकी है, किस क्षेत्र में उनका योगदान रहा है और ये कहाँ पर बनाई गई है, इसकी विशेषताएं क्या है। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाइनों के आपके एक तरह से टेबल बन जाएगी, आप इनको बना लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे अब आने वाले समय में पूछे जाएंगे। तो इस प्रतिमा को जो बोला जाता है, शौर्य की प्रतिमा बोला जाता है, इसके रूप में जाना जाएगा इन्हें। और ये एक सैन्य नेता थे। असम पे इन्होंने मुगल सेनाओं के साथ इन्होंने काफ़ी इनका जो नाम लिया जाता है उनकी बहादुरी के लिए लिया जाता है। मुगल सेनाओं के खिलाफ इनका संघर्ष रहा है, उनके आक्रमण को इन्होंने विफल किया था। और अभी 400 वर्ष इनके 2022 में पूरे हुए थे, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे उस टाइम पे। तो उन्होंने इस स्मारक की नींव रखी थी 2022 में, और 2024 में यह प्रतिमा क्या हुई है, फिर इसका अनावरण किया गया है। तो बात करी जाए अहोम जनरल लाचित बरफुकन की, तो ये 5 बरफुकन थे, उनमें से ये अहोम जो लाचित थे ये एक थे। और इन्होंने अहोम साम्राज्य में प्रशासन, न्याय और सैन्य के जो उनको डिपार्टमेंट्स मिले हुए थे, इनको जो एक तरह से जिम्मेदारियां मिली हुई थी, उस पर इन्होंने कार्य किया था। और जो आपको मुख्य बात याद रखनी है, जो आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है, एक सराय घाट की लड़ाई। ठीक है, आपसे आने वाले समय में पूछा जाए कि ये जो सराय घाट की लड़ाई थी ये किनके बीच थी, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। 1671 में हुई थी, सराय घाट की लड़ाई थी। मुगल आक्रमण को अहोम सेना के बीच, यानी मुगल और अहोम सेना के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसको इन्होंने इस जो नेतृत्व कर रहे थे, ये लाचित बरफुकन कर रहे थे, इन्होंने इसको विफल किया था। आपसे पूछा जाए कभी कि सराय घाट की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी, तो ये याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर हुई थी। वर्तमान में जो गुवाहाटी असम में है, उस भारत में है। 1671 में जो कछवाहा राजा राम सिंह प्रथम थे। अब आपसे एक प्रश्न यहाँ पे और बन सकता है, वो ये बन सकता है कि सराय घाट की लड़ाई में मुगल साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मुगल साम्राज्य के नेतृत्व की। तो याद रखना है, कछवाहा राजा राम सिंह प्रथम के द्वारा इस नेतृत्व मुगल सेना का किया गया था। वहीं पे अहोम सेना का जो नेतृत्व था वो लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में हुआ था। और यह नौसैनिक युद्ध था, ये भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो कई फैक्ट्स है जो यहाँ पे निकल के आते हैं, इसको आप एक जगह अपडेट करके लेंगे, क्योंकि आने वाली प्री में या मेंस में ये आपके पेपर में पूछने की प्रबल संभावना बन जाती है। हालांकि देखो, मुगल साम्राज्य भी जो थे वो अपने क्या कर रहे थे, साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, किसी प्रकार से ये अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो बोरफुकन जो है, उन्होंने गुवाहाटी के बाद जब उनका वहां पे संघर्ष हुआ, तो उसके बाद जो मुगल हैं उन्होंने गुवाहाटी पर फिर से कब्जा किया। फिर ये लड़ाई हुई, तो इसको बोला जाता है ईटाखुली की लड़ाई। इसमें भी अहोमों ने क्या किया था, वापस से अपना नियंत्रण लिया था। और जब तक अहोम राज्य का शासन वहां पर रहा, 1682 के लगभग तक रहा है वहां पर, तो अहोम ने वहां पर क्या किया, अपना सैन्य नियंत्रण बनाए रखा था। हालांकि ये सेना बहुत छोटी थी, लेकिन ये अपनी गोरिल्ला रणनीति में बहुत सक्षम थी, बहुत मजबूत थी। आप देखेंगे कि जितनी भी छोटी सेनाएं हुई हैं मुगलों के खिलाफ लड़ी, चाहे छत्रपति शिवाजी राव की हो, हमारे यहाँ से जो आदिवासी जनजाति समाज के रहे हैं, लड़ाई लड़े हैं, तो आप देखेंगे जिन जो सैन्य रूप से, सैन्य संख्या बल के में कमजोर होते हैं या कम होते हैं, वो गोरिल्ला लड़ाई में बहुत क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो जो उनके पास एक अभाव होता है, लेकिन उनके पास एक मजबूत स्वभाव भी होता है, जो उनको आगे बढ़ने में क्या करता है, प्रेरित करता है। तो उनके जन्मदिन पे असमिया में बहादुरी के प्रतीक रूप में एक लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 व्यक्तित्व हैं इस साल जो नॉर्थ ईस्ट से आपको निकल करके आए हैं, और एक का तो अभी आपने पढ़ा था कि उनकी बांग्लादेश में उनका मूर्ति स्थापित की गई है। तो उन्हीं की सैन्य कौशल को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए द्वारा भी सम्मानित किया जाता है, जो हर साल अपने सर्वश्रेष्ठ स्नातक कैडेट को लाचित बरफुकन ट्रॉफी से सम्मानित करता है। ये छोटी बात नहीं होती है जब हमारे देश का रक्षा अकादमी एनडीए किसी व्यक्तित्व के नाम से आपको एक सम्मान दे रहा है, यानी उस व्यक्तित्व का कितना बड़ा सम्मान रहा है। तो हमें इनके बारे में 3 बातें रखनी है, जो मैंने आपको यहाँ पे फैक्ट्स बताए। पहला फैक्ट्स आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि सराय घाट की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी, किनके बीच हुई थी, मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, अहोम सेना का किसने किया था। ठीक है, इसके बाद आगे का ये रखना है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये जो अवार्ड देती है, ये व्यक्तित्व कहाँ के हैं, तो असम के हैं। ये था हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो नाटो है इसने अपना विस्तार किया और 32वां जो सदस्य बना है वो स्वीडन बना है। स्वीडन अभी 32वें सदस्य के रूप में वहां पे सम्मिलित हुआ है।
और इसकी जो एक फॉर्मेलिटीज होती हैं वाशिंगटन में पूरी कर ली गई हैं। नाटो संधि का जो उनका एक अनुच्छेद 5 है, इसके तहत किसी को सदस्यता दी जाती है, सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो उन्होंने पूरी कर ली। हालांकि 31वां सदस्य जो था वो फिनलैंड था और 32 देश अब इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। तो आपका जहां पर भी ये कंटेंट है वहां पर अपडेट कर लेना कि कुल नाटो सदस्यों की संख्या वर्तमान में 32 है। 1949 में अटलांटिक संधि के साथ इस नाटो की एक तरह से शुरुआत हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में स्थित है। स्वीडन की बात करी जाए तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्वीडन। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से किसे राष्ट्रपति मुर्मू ने महिला दिवस पर राज्यसभा के लिए क्या किया है, मनोनीत किया है? तो वो किसी और को नहीं किया है, हमारे देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सुधा मूर्ति को किया है। अब ये राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या नॉमिनेटेड राज्यसभा सदस्य के रूप में जाने जाएंगे। वर्तमान में बात करी जाए तो इन्होंने इनका एक ट्रस्ट है, मूर्ति ट्रस्ट, उसकी ये अध्यक्षा है। कभी भी समय लगे तो आपको इनके बारे में जरूर थोड़ा सा पढ़ाई करनी चाहिए। आपको अपने आप में एक बहुत प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में आप इनको जानेंगे। बहुत एक बोले जाते कि इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी, जो हमें कई बार मोटिवेट करती है। बहुत छोटी सी शुरुआत है, एक छोटे से कमरे से शुरुआत करके इंफोसिस जैसा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में इनका, नारायण मूर्ति को हम जानते हैं, लेकिन इनका यदि आप बात करेंगे बैकग्राउंड में तो उसकी ये नींव है जिन्होंने उसको मजबूती के साथ क्या किया है, खड़ा किया है। मूर्ति जो है एम्फोसिस के संस्थापक हैं, नारायण मूर्ति उनकी धर्मपत्नी है, लेकिन वर्तमान में बात करी जाए तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सास है। 2006 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से दिया गया था। 2023 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपना जो कैरियर है एक कंप्यूटर वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में शुरू किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी ब्रांच में एकमात्र महिला थी। जब इन्होंने पढ़ाई करी थी तो उस टाइम पे वहाँ पर एक लेडीज टॉयलेट भी नहीं था। तो बहुत सारी समस्याओं से ये निकली हैं और बहुत जुझारू महिला के रूप में जानी जाती हैं। समाज में बहुत बड़ा योगदान है उसको सही करने में, और बच्चों को और लोगों को बहुत एजुकेट करती हैं। बहुत अच्छी बुक राइटर भी हैं इनकी, बहुत सारी पुस्तकें आपको इनकी देखने की मिल जाएगी। साथ ही में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव में यानी टेल्को में नियुक्त होने वाली पहली महिला इंजीनियर भी हैं। राष्ट्रपति साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र में जो अच्छा योगदान देते हैं, 12 सदस्यों को क्या करते हैं, 6 साल के कार्यकाल का जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है उसके लिए नामांकित करते हैं। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची के अनुच्छेद 41 और 82 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। मार्च 2024 में किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन का एक वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये कोई और देश नहीं है, ये हमारा देश है भारत, जिसको यह सम्मान प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में खसरा और रूबेला चैंपियन के रूप में भारत को सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है वाशिंगटन डीसी में दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया? कि अमेरिका रेड क्रॉस के द्वारा दिया गया है। मुख्यालय द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप के रूप में सम्मानित किया गया है। श्री प्रिया रंगनाथन है जिन्होंने ये पुरस्कार, ये सम्मान लिया है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राजदूत के रूप में वो वहाँ पर गई थी। और यह पुरस्कार बताता है कि हम किस प्रकार से जन स्वास्थ्य और बच्चों में जो ये संक्रामक बीमारियां प्रसार हो रही हैं उसके लिए हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ये सम्मान हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है उसको प्रेरित करता है, उनके कार्य को क्या करता है और मजबूती के साथ रखता है। भारत के 50 जिलों में पिछले 12 महीने से खसरे का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जिसके लिए सम्मान दिया गया है, एक अच्छे कार्य के लिए दिया गया है। और संक्रामक बीमारियां आपके पीएससी प्री के सिलेबस में है, यदि आप सिलेबस साइंस वाला देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हालांकि जो हमारे यहाँ ये खसरा और रूबेला के पार्टनरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें अमेरिकन रेड क्रॉस, उत्तरी फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, टीका और टीकाकरण के लिए जितने भी वैश्विक गठबंधन होते हैं सभी लोग मिल करके ये प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है। खसरा और रूबेला को जो एक बीमारी है जिसको एमआर शॉर्टकट में कहा जाता है, टीकाकरण के माध्यम से रोकी जा सकती है, ये बीपीडी है। इसका एमआर वैक्सीन 2017 से देश के सार्वजनिक टीकाकरण जो हमारे कार्यक्रम है उसका हिस्सा है। यानी हमारे यहाँ जो इंद्रधनुष प्रोग्राम चलते हैं और अभियान चलते हैं बीच बीच में टीकाकरण के, उनमें ये टीका भी लगता है बाकायदे। भारत सरकार खसरा और रूबेला को खत्म करने के लिए पूरा एक प्रयास कर रही है। 2019 में भारत सरकार ने 2023 तक खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया था। बाद में ये लक्ष्य जब 2020 तक प्राप्ति को था, लेकिन जिसे प्राप्त नहीं, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत गई थी, लेकिन सरकार इस पर लगातार कार्य कर रही है। बात करी जाए खसरे की तो ये एक विषाणु जनित रोग है और ये वैश्विक स्तर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी ये रोग है
और पूरे विश्व स्तर पे जो बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले करता है, ये अटैक करता है। यह सीरोटाइप वाले जो सिंगल स्टैंडर्ड या आरएनए वायरस होते हैं उनके कारण ये होता है, और इसे पैरामाइक्सिल वेरिएंट या जीनस मोरबिलीवायरस के सदस्य के रूप में जाना जाता है। और आर्थिक रूप से जो कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं विशेषकर उनके लिए काफी कुपोषण और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों पर ये जल्दी अटैक करता है, और इसके कारण आपको दस्त, कान का संक्रमण या निमोनिया सहित जो अब गंभीर बीमारियां होती हैं, अंधापन, इसके कारण हो सकते हैं। वहीं रूबेला का प्रोग्राम शहडोल से प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। यह संक्रामक आमतौर पर एक हल्का वायरस संक्रमण है, और यह अक्सर बच्चों युवा दोनों में होता है, वयस्कों में भी होता है। और ये रूबेला वायरस के कारण होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से घिरा होता है। विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें संक्रमण ये जल्दी फैलता है, या जन्मजात दोषों का फिर क्या होता है, जब उनको होगा तो जो बच्चे जन्मते हैं उनको भी उसका एक कारण बन जाता है। तो जन्मजात जो रूबेला सिंड्रोम होता है, जिसको हम लोग सीआरएस कहा जाता है, यह क्या होता है, अपरिवर्तनीय जन्म दोषों का क्या बन जाता है, एक कारण बन जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। मार्च 2024 में किसे आईआईए गोल्ड कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया श्रीनिवासन स्वामी को, एक बिजनेसमैन है जिनको ये सम्मान दिया गया है, आईआईए गोल्डन सम्मान, और 2024 के लिए दिया गया है। इनको जो है श्रीनिवासन स्वामी आरके स्वामी लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और उसके डायरेक्टर भी हैं। इनको सुंदर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, और ये पहली बार है कि यह पुरस्कार किसी भारतीय को क्या किया गया है, दिया गया है। ये उद्योग जगत के लोगों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, और यह विशेषकर उन लोगों को दिया जाता है जिनका मार्केटिंग, विज्ञापन, मीडिया के क्षेत्र में एक अच्छा कार्य होता है। गोल्डन कंपास पुरस्कार बाहरी उद्योग जगत के नेताओं को अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन और विपणन में उनके अच्छे योगदान के लिए दिया जाता है। बात करी जाए, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी न्यूयॉर्क यूएसए में, और ये विपणन और विपणन संचार उद्योग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अभी हाल ही में किसके द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है? मध्य प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं, उसी से जुड़ा हुआ आपका ये प्रश्न है। और तो बात करी जाए तो लोकायुक्त जो होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो लोकायुक्त होते हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे लोकायुक्त के बारे में मिल जाएंगी। आप सभी को अपने कंटेंट में जो आपकी बुक है आपके पास पहुंच चुकी होंगी या आपने परचेज भी कर ली होंगी, तो वहां पर लोकायुक्त का नाम जो है अगले कुछ वर्षों के लिए इसको अपडेट करके रख लेना है। तो पहली बात तो ये कि क्या अपडेट करना है, जो एनके गुप्ता है उनके जस्ट नीचे आपको ईयर डाल करके श्री सत्येंद्र कुमार सिंह लिख लेना है, क्योंकि अब ये मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त होंगे। एनके गुप्ता की इन्होंने कार्यकाल जो है 2023 में पूरा हो गया था इनका, लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई थी, जिसकी वजह से ये लगातार इस सेवा पे रहे। मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त जो अधिनियम हमारे यहाँ 1981 है, इसकी धारा 3 की उपधारा 1 में जो शक्तियां दी गई हैं, जो क्लॉज दिए गए हैं, उसके आधार पर न्यायमूर्ति सिंह को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। बात करें जो लोकायुक्त की, तो इसको ओम्बुड्समैन कहा जाता है भारतीय संसद में, और प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है जो उसके लिए कार्य करता है। एक प्रकार से भ्रष्टाचार जो विरोधी व्यवस्था है, और राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य जो है, हमारे यहाँ जो लोक सेवक या शासकीय कर्मचारी होते हैं उनके विरुद्ध कोई शिकायत होती है या आरोप लगते हैं तो उसकी जांच करना है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी स्कैंडिनेवियाई देशों में हुई थी, और इसकी जो हमारे यहाँ रिकमेंडेशन दी गई थी, सबसे पहले जो हमारे यहाँ का प्रशासनिक सुधार आयोग था भारत में 1966-70 के आसपास जो बना था, तो इन्होंने लोकायुक्त और राज्यों में लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी, और महाराष्ट्र सरकार पहली थी जिसने 1671 में लोकायुक्त निकाय क्या किया था, स्थापित किया था। बात करी जाए मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की, तो मध्य प्रदेश में जो लोकायुक्त संगठन है फरवरी 1982 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम जो 1981 है, इसके बाद इसको अधिनियम कहा गया। इस हमारे प्रदेश का जो विधानसभा है, विधानमंडल है, उसके द्वारा पहले यह अधिनियमित किया गया। फिर क्या हुआ कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी, तो उसके आधार पर भारत सरकार ने क्या किया कि उसकी सिफारिश के आधार पर 1975 में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा में पहले एक विधेयक पेश किया गया, जिसको विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा गया 1975 में। फिर क्या हुआ कि इसमें कुछ क्लॉज सही नहीं थे, जिसको पुनर्विचार के लिए वापस से भेजा गया, तो राज्य सरकार को वापस कर दिया गया। तो 1981 में उन सभी विचारों को फिर से क्या किया, पुनर्विचार करके हमारे यहाँ की विधानसभा ने वापस इसको 81 में जब भेजा, तो उन संशोधनों के साथ में इसे क्या किया गया, पारित किया गया। तो 1981 में राष्ट्रपति से जब सहमति मिली, तो ये जो बिल था, ये किसी भी देखिए कभी भी विधानसभा या संसद में पहले बिल प्रस्तुत किया जाता है, और बिल जब
राष्ट्रपति की या राज्यपाल की इनकी मुहर लग जाती है तो उसके बाद वो बन जाता है, उसको अधिनियमित कर दिया जाता है और अधिनियमित होने के बाद में वो बन जाता है कानून। तो ये अधिनियम बन गया 1981 में जब राष्ट्रपति की सहमति मिली। और हमारे यहाँ हुआ क्या, हमारे हुआ ये कि जो हमारे यहाँ सतर्कता आयोग था उसकी जगह में हो गया लोकायुक्त संगठन। ठीक है, और ये एक संवैधिक आधार पर कार्य करता है, एक संवैधिक निकाय है, सांविधिक। और ये पूरी तरह से जो संगठन होता है ये कार्यपालिका का जो प्रभाव होता है उससे पूरी तरह से मुक्त होता है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता क्योंकि ये सांविधिक निकाय है। और ये जो संगठन है ये विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के एक तरह से आप ये कहिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। विधायिका द्वारा जो भी हमारे कार्यपालिका में आते हैं सिविल सर्वेंट्स आते हैं, शासकीय कर्मचारी आते हैं, तो उन पर एक भ्रष्टाचार जैसी जो उनके अंदर एक व्यवस्था बनती जाती है धीरे धीरे, उसको कंट्रोल करने का एक साधन के रूप में कार्य करता है। और आपसे आने वाले समय में जो प्रश्न पूछा जा सकता है, जिस प्रकार से अभी मध्य प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग ने क्या किया है कि अपनी प्रतिवर्ष ये अपना जो प्रतिवेदन होता है ये प्रस्तुत करते हैं राज्यपाल के पास। तो ठीक इसी प्रकार से ये प्रश्न के एक बार पेपर में आ भी चुका है, ये ध्यान में रखेंगे कि इसकी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है ये राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, फिर ये भेजी जाती है विधानसभा में, राज्य विधानसभा में फिर क्या होती है, इस पर चर्चा होती है। तो ध्यान में रखेंगे ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके पास प्रस्तुत करते हैं, राज्यपाल के पास प्रस्तुत करते हैं। अब हमारे यहाँ दो लोग होते हैं, एक लोकायुक्त होता है और एक उपलोकायुक्त होता है। जो लोकायुक्त होते हैं वो उस संगठन का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और ये अधिनियम के प्रावधानों के तहत केवल ऐसे व्यक्ति को लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय का एक तो क्या होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश, या भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का क्या होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए। इसके अलावा एक या अधिक उपलोकायुक्त भी हो सकते हैं। लोकायुक्त एक होते हैं, उपलोकायुक्त दो भी हो सकते हैं। अधिनियम के संशोधित प्रावधान जो होते हैं उनके अनुसार उपलोकायुक्त क्या होता है, वो भारत में किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या वह व्यक्ति हो सकता है जिसने केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर वेतनमान धारण किया हो, जो भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव से कम स्तर का नहीं होना चाहिए। इन दोनों पदाधिकारी होते हैं, इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है और इनकी पुनर्नियुक्ति क्या है, वर्जित है, इनकी दोबारा नियुक्ति नहीं की जा सकती। बात करी जाए इनका कार्यक्षेत्र या जो इनका क्षेत्राधिकार है, तो देखिए इस अधिनियम में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा न्यायिक अधिकारी जैसे कुछ अपवादों के यदि आप छोड़ दें तो सभी श्रेणियों के लोक सेवक शामिल होते हैं। इसमें क्या है, लोकायुक्त जो होते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, विपक्ष के नेता, अपर सचिव, सचिव, इससे ऊपर रैंक के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने का इनका क्या है, विशेषाधिकार है। उप लोकायुक्त को उन मामलों में छोड़ के जिनमें शक्तियां लोकायुक्त के पास है और अन्य सभी मामलों में जांच करने का अधिकार है। अधिकारी किसी भी सहकारी समिति या केंद्र सहकारी समिति का हो सकता है, कोई रजिस्ट्रार हो सकता है, किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। शासकीय सेवा में यदि है वो सार्वजनिक सेवा में कोई नियुक्त व्यक्ति है तो उसके खिलाफ ये जांच कर सकते हैं। साथ ही में इनके जो सदस्य होते हैं इसके कोई इनका कवर नहीं किया, विधानसभा का यदि कोई सदस्य है तो उसको ये कवर नहीं करते, क्योंकि उसके लिए अलग से एक एसपीई अधिनियम बनाया गया है जो कि विशेष पुलिस स्थापना के अंतर्गत आता है। लोकायुक्त अथवा जो उप लोकायुक्त होते हैं किसी शिकायत की जांच नहीं कर सकता जिसकी विषय वस्तु 5 वर्ष से अधिक पुरानी हो। मतलब कि यदि कोई शिकायत आप 5 वर्ष से ऊपर की कर रहे हैं तो उसकी जांच लोकायुक्त में नहीं हो सकती, ये उसके ऊपर नहीं जा सकते। साथ ही वे किसी ऐसे मामले की भी जांच नहीं कर सकते जो लोक सेवक जांच अधिनियम 1950 के क्या हो, इसके अंतर्गत आता हो। अभी हाल ही में पिछली सरकार ने लोक सेवक जांच अधिनियम 1950 में कई प्रावधानों को क्या किया, उसके मतलब कई जो शासकीय सेवक है उनको सुरक्षित रखने के लिए कई चीजों को इसके अंतर्गत ला दिया है ताकि लोकायुक्त इसकी क्या ना कर सके, जांच ना कर सके। तो देखिए लोकायुक्त और उपलोकायुक्त के समझ सभी कार्यवाहियों को न्यायिक कार्यवाही माना जाता है। ये सजा नहीं दे सकते, उसके लिए न्यायालय जाते हैं। लोकायुक्त में लोग जो ट्रैप होते हैं उनकी न्यायालय में बाकायदे पेशी चलती है, सजा इनको न्यायालय से मिलती है। लोकायुक्त और उपलोकायुक्त को न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अर्थ के भीतर एक न्यायालय के रूप में माना जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, जो इनकी वार्षिक रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है, इनका प्रावधान है। ये वार्षिक रिपोर्ट जो होती है इनकी राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देते हैं और राज्य विधानसभा में क्या होती है, फिर ये रखी जाती है। आने वाले समय में
किसी भी बात को ध्यान में रख के प्रथा या प्रक्रिया के संबंध में ये कोई सुझाव दे सकते हैं, और भ्रष्टाचार या कुप्रशासन होता है उसके अवसर इनको प्रदान किया जाता है। इससे ज़्यादा आपको जानकारी इकट्ठी नहीं करनी है। अगला प्रश्न ये है कि कुमारी जो अंजलि सिंह है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है ये बॉक्सिंग से है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आगे खेल पूरा होगा तो जानकारी मिलेगी। यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है मेंटोनिगरन में, बुढ़वा में, और मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग एकेडमी की खिलाड़ी अंजलि सिंह, इन्होंने मुक्केबाजी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली, यानी इनका एक पदक निश्चित हो गया है। फाइनल मुकाबले के बाद देखते हैं ये किस स्थान पे रहती हैं। तो नाम इनका याद रखेंगे, एक बड़े खेल में इन्होंने ये सम्मान हासिल किया है। आज का प्रश्न, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का प्रथम सोलर संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जो प्रारंभ हुआ है ये रात गुड़ारिया में हुआ है, मंदसौर जिले के अंतर्गत ये आता है, और ये हमारे मध्य प्रदेश का जो हमारे यहाँ की जो पावर जनरेटिंग कंपनी है इसका पहला सोलर ऊर्जा संयंत्र है। अभी तक जितने भी सोलर एनर्जी लगे हैं वो सभी किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर पीपीपी मॉडल पे लगे हुए हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर है। मंदसौर के रात गुड़ारिया में इसको स्थापित किया गया, लगभग 42 करोड़ की लागत है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा ये था कि हमने आपको एक ऑप्शन दिया था डहा का या डहू का। ये एक गोवर्धन पूजा का जनजातीय रूप है। कई लोगों को उसमें आंसर राइट आए हैं, डहा या डहू। ये जो है क्या है कि जो युवतियां होती हैं, गोवर्धन पूजा आप सभी को पता होगी कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी के बाद होती है। तो जनजातियों में क्या होता है, जो युवक युवती होते हैं ये लोग मंगल गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, और इसके बाद क्या होता है, जो नारियल, दूध, मटकी और मिट्टी के घोड़े वगैरह बनाते हैं आदि ये देवता को चढ़ाते हैं, और साथ ही में मुर्गा या उसके नाखून काट करके बलि दी जाती है। ताड़ी हो गया, घी हो गया, शराब हो गया। देखो जनजातियों में ताड़ी और शराब और घी ये उनकी परंपराओं का एक हिस्सा है, तो इसको कभी भी उस हिसाब से नहीं सोचना है, ठीक है। ये उनकी परंपराओं का हिस्सा है, और परंपराओं के साथ साथ उनकी संस्कृति, उनके धर्म से जुड़ा हुआ है। तो साथ ही में क्या होता है कि जो इसके साथ देवी देवताओं को जब ये घी या शराब या ताड़ी चढ़ाते हैं, इसकी एक धार दी जाती है पतली, तो साथ में खत्रीज यानी पुरखों का भी इस्तेमाल किया। इनको जो पुरखे होते हैं इनको खत्रीज बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे पेन, हाँ, खत्रीज को क्या बोला जाता है? पुरखा बोला जाता है। देवी देवताओं का भी स्मरण करते हैं, और फिर विदाई गीत के साथ इस अनुष्ठान को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। तो ये मनाया कहाँ कहा जाता है? ये आपका झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, बड़वानी हो गया, खरगोन हो गया, और जो भिलाला समाज होता है दीपावली के अवसर पर डहू मनाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न, एक तो ये मिल गया कि युवक युवतियों के द्वारा मनाया जाता है, किसमें? भिलाला में। कब मनाया जाता है? दीपावली के अवसर पर। डहू है क्या? हमारे जो हिंदू समाज में गोवर्धन पूजा का एक स्वरूप है। पशुओं के स्वस्थ एवं उनके कुनबे में वृद्धि की कामना के साथ किए जाने वाले अनुष्ठान जो कुहाजा देव से मनौती मांगी जाती है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए होंगे आपके पेपर में, जो कि 10th यूनिट आई है, उसमें लगभग इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। बहुत डीप में नहीं जाना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे, अपने आप को जितना ज़्यादा अपने जनजातीय समाज से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि आप में और उनमें भिन्नता उतनी ही है जितनी साउथ में और हमारे क्या कहते हैं नॉर्थ में है, और ईस्ट में है और वेस्ट में है। कार्यक्रम सब कुछ वैसे ही हैं, मनाए वैसे ही जाते हैं, स्वरूप अलग अलग है, उद्देश्य सबके एक होते हैं। तो वहाँ किसी चीज़ को कुछ और बोला, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, आप बघेलखंड में या बाकी के जगहों में भी चले जाएंगे तो एक ही शब्द को कई अलग अलग भाषाओं को, मतलब अलग अलग बोलियों में बोला जाता है। स्वरूप अलग होता है, उद्देश्य एक होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है, वैसे उनके यहाँ डहू या डहा होता है। आप देखेंगे तो उद्देश्य लगभग सेम होते हैं, और थोड़ा बहुत आपको कल्चर में सिमिलरिटीज भी आपको देखने को मिल सकती हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आप सभी के लिए आज का एक अच्छा प्रश्न जनजातियों से ही जुड़ा हुआ है। निम्न में से एक जनजातियों का उल्लास पर्व है या मेले का एक समन्वित रूप है? देखिए पीएससी में प्रश्न आपको इसी प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, आप उठा करके पेपर देख लीजिए जो अभी हुए हैं, पीएससी ने लिया है कुछ दिन पहले ही, ठीक है। उसका टैक्सेशन असिस्टेंट का पेपर लिया है, आप सभी लोग उसका पेपर एक बार जरूर देखें, आपको पता चले, क्योंकि पीएससी ली है तो इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो अब जो हमारा सिलेबस है 10th यूनिट प्रॉपर है, डिटेल्स में है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये बताना है कि एक जो पर्व है इसमें वो उल्लास का पर्व होता है जनजातियों का, और या उसको मेले का एक समन्वित स्वरूप भी बोला जाता है, वो क्या है?
नीचे कमेंट करके बताना है या उस पर्व के बारे में बताना है। बाकी का मैं जब अगली बार मिलूंगा तो आपको उसके डिटेल्स के साथ मिलूंगा। एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज अब 499 में रहेगी और आप सभी जिनको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं, पीजीके की बुक मंगा सकते हैं। जल्द ही करंट अफेयर्स की एक मैगजीन आपकी एग्जाम गुरुजी की आप सभी के बुक स्टॉल में आपको मिलने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन के अंदर। तो इस पूरे करंट अफेयर्स की साल भर की मैगजीन, बहुत ही अच्छी मैगजीन हम बना रहे हैं। ई बुक भी रहेगी और प्रिंटेड फॉर्मेट भी आपको बुक स्टोर में, आपके नियरेस्ट बुक स्टोर में उपलब्ध रहेगी। आंसर कमेंट करके जरूर देना है, जिसका आंसर राइट होगा एग्जाम गुरु जिसको लाइक देगा। साथ ही साथ करंट अफेयर पसंद आता है तो पूरी ईमानदारी के साथ शेयर जरूर करना है। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।